हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, फिर आपने देखा डिग्री क्या होता है, फिर आपने ये देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, और सॉल्यूशन में भी जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है मुझे। इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। इन सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो एक चीज़ एक कॉमन मिलेंगी, और वो ये कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जितना सारा आप देख रहे हैं ये सब क्या है, देखिए 1O 1D यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जितने सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हैं ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। अब जब हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करने का बहुत सारे मेथड है, और उसी मेथड में सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, solution of differential equation by वेरिएबल सेपरेबल। एक यहाँ पर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जितने सारे मेथड हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो लास्ट कंक्लूजन होगा यानी उसका जो लास्ट स्टेप होगा वो देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व होगा। यानी किसी भी मेथड को हम पढ़ लें, किसी भी मेथड को हम लर्न कर लें, बट लास्ट जो स्टेप होता है वो स्टेप जो होता है वो वेरिएबल सेपरेबल का होता है, और ये सबसे प्राइमरी मेथड है। और इसका कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल में मुझे बस एक बात का ध्यान रखना रहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए। यानी एक साइड में पूरा फैमिली x का होना चाहिए और एक साइड में पूरा फैमिली y का होना चाहिए, तब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, dy/dx है,
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे पता कैसे लगेगा कि वेरिएबल सेपरेबल से इसे सॉल्व करना है। तो इसका कोई प्रॉपर वे नहीं है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड रहेगा और तब आपको थिंकिंग स्टार्ट करना है कि कौन से मेथड से अप्रोच करें ताकि इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लें। लेकिन सारे मेथड का थीम एक ही है कि लास्ट में वो वेरिएबल सेपरेबल वाले कॉन्सेप्ट पर आकर फिट हो जाता है। अब इसमें देखिए dy अपॉन dx है और उधर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल को ट्राई करते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वेरिएबल जो है एक साइड में होना चाहिए, यानी पूरा x का फैमिली एक साइड में और पूरा y का फैमिली एक साइड में। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि dy अपॉन dx है और अपॉन में इस तरह से है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका dy और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका dx हो गया। अब इसे ध्यान से देखिए, x जो है x जो देख रहे हैं जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y जो देख रहे हैं जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ये फुल्ली एक साइड में हो गया। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ही इजी था इसलिए हम वेरिएबल को सेपरेट कर दिए। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई बार हमको थिंकिंग करना पड़ता है कि कैसे हम वेरिएबल को वन साइड करें। अब हम क्या करेंगे ना इसे कि अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में क्या करेंगे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बताइए क्या ऑब्टेन होगा? इंटीग्रेशन dy से बोथ में मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा? dy का y होगा प्लस वाई स्क्वायर dy का y क्यूब बाई 3 होगा। dx को 1 से करेंगे तो dx आएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर को dx से करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx होगा और उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक ऐड किया हमने और उसी से डिवाइड कर दिया। जब हम ये इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अटैच करते हैं और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप किसी भी साइड में अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं प्लस। अब इसको चाहें तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं या इतना पार्ट को भी आप छोड़ सकते हैं और कहेंगे कि इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जब इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहेगा तब इसे हम बोलेंगे कि ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ओके, अब कई बार आप बुक में ये देखेंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कई बार आरएचएस में अटैच करेगा, कई बार उसे एलएचएस में भी अटैच कर देगा। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का रोटेशन कभी एलएचएस में कभी आरएचएस में या डिफरेंट स्टाइल में दिखेगा। ओके, अगर आप इसे एलएचएस में प्लस सी करते तो भी वो करेक्ट है, अगर आरएचएस में अटैच करेंगे तो भी वो करेक्ट है
और यहाँ आपने c अटैच किया, किसी को मन हुआ कि वहाँ हम log c अटैच कर दें, c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और उसके पहले लॉगरिथम ले लें तो log c होगा। तो log c अटैच करने के बावजूद भी इसके आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहीं log c लिखा हुआ है, कहीं sin c लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझेंगे कि मेरा आंसर करेक्ट है। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी आपका आंसर जो है बुक में दिए हुए आंसर से डिफरेंट हो सकता है, वो दिखता डिफरेंट है बट एक्चुअली डिफरेंट होता नहीं। अगर उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि सेम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, प्लस है ऊपर कर देंगे माइनस, ये रूट है तो दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं, तो ये होगा अंडर रूट ऐसे होगा ये। ओके, प्लस था, हमने RHS में ट्रांसफर कर लिया तो माइनस हो गया, और ये रूट जो था ये कॉमन रूट था बोथ के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए था, तो दोनों पर हमने इंडिविजुअली ऑपरेट कर दिया। अब मेरा मिशन क्या है कि y वाले फैमिली को एक साइड करना और x वाले फैमिली को एक साइड में करना। एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो dy ये न्यूमरेटर मतलब कि अंश में होना चाहिए, dx और ये ही आपका अंश में है। अब हम क्या करेंगे, y वाले को वन साइड करेंगे, हो गया। देखिए कैसे हमने अरेंज किया, dx को उधर हमने ट्रांसफर कर लिया और 1 माइनस वाई स्क्वायर को LHS में हमने ट्रांसफर कर लिया। अब इसे ध्यान से आप देखिए, लगेगा कि वेरिएबल जो है सेपरेट हो चुका है। यानी मेरा मिशन बस ये है, जैसे ही हम कहते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना रहता है और उसी सेपरेट से सेपरेबल बना है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम यहां लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट, और ये माइनस जो आप देख रहे हैं ना, तो मैंने बोला ना कि बहुत सारे बुक में देखेंगे कि ये माइनस इधर भी लिख सकते हैं। जैसे ये माइनस हमने यहाँ अटैच किया, उसको चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका आंसर और बुक का आंसर में स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा बट एक्चुअल डिफरेंस होता नहीं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे होगा। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स y, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हम इसे
साइन इनवर्स सी लिख देते हैं। अब कहेंगे कि साइन इनवर्स सी क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ सी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो इसका भी कारण अभी हम बताएंगे आपको। अब ये माइनस है तो इधर लाकर प्लस कर लीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स अब इसका एक आइडेंटिटी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, और वो होता है साइन इनवर्स हो गया, और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स सी। दोनों साइड से साइन इनवर्स को रिमूव कर दीजिए, तो जब आप रिमूव करेंगे तो ये आएगा ये हो जाएगा, और यही आपका आंसर बन गया। अब ये था, हम ये सोच रहे थे कि हमने साइन इनवर्स सी क्यों अटैच किया, सिर्फ सी भी तो अटैच कर सकते थे ना। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स सी अटैच करने का क्या बेनिफिट हुआ कि बोथ साइड से साइन इनवर्स रिमूव हुआ। अगर सिर्फ सी रहता तो साइन इनवर्स दोनों साइड से रिमूव नहीं हो पाता। यही कारण है कि हमने इसी फैमिली से मिला जुला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने सेलेक्ट किया। कैसे, मैंने बोला था कि जब लॉगरिथम रहेगा तो लॉग से रिलेटेड सेलेक्ट करिएगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा तो ई से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो उसके फैमिली से रिलेटेड। अगर आप बाय द वे यहाँ सिर्फ सी सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट होता, बिल्कुल परफेक्ट होता, उसमें कहीं पर भी एरर नहीं होता। ओके, तो ये आप पर डिपेंड करता है। मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये देखते हैं ना कि उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, मेनली हम ये देखते हैं। अब हम थर्ड का भी प्लानिंग बना रहे हैं। थर्ड में लॉग लिखा हुआ है, यहां पर बेस मेंशन नहीं है, तो जब बेस मेंशन नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में स्मॉल ई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? स्मॉल ई छुपा हुआ है वहां पर। तो अब हम क्या करेंगे ना कि लॉग को रिमूव करेंगे वहां से। तो लॉग को जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। e टू दी पावर ax प्लस by हो जाएगा। लॉगरिथम रिमूव करने का क्या कंडीशन होता है, कई बार हम लोगों ने देखा कि जो RHS में है वो RHS लॉगरिथम का जो बेस होता है उसका पावर बनेगा, यानी ax प्लस by RHS में है, ये पूरा रिजल्ट कहाँ है, RHS में, तो ये आकर इसका पावर बनता है, और जो फेस है dy by dx को हम फेस कहते हैं वो RHS में चला जाता है। यहाँ से लॉग हटाने का तरीका होता है। अब आप बताइए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर अटैच हो जाता है। अब हम कोशिश करते हैं कि y वाली को एक साइड में ला लें, तो देखिए dy और अपॉन में e टू दी पावर by, और इधर हो गया e टू दी पावर ax और dx। देखिए वन साइडेड हो गया। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो e टू दी पावर माइनस में by, यहाँ dy हो गया, और इधर हो गया e टू दी पावर ax और dx हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करिए
तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। और यहाँ वेरिएबल y है तो y का कोफिशिएंट है -b, यहाँ पर e टू द पावर ax और x का कोफिशिएंट है a और प्लस में हो जाएगा c। हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो थ्री क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। सभी क्वेश्चनों में एक कॉमन देख रहे होंगे कि जब भी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं तो उसमें वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है, यानी x वाले फैमिली को एक तरफ करते हैं और y वाले फैमिली को एक तरफ करते हैं और उसे हम बोलते हैं कि वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। और ये जितना सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं अभी हम लोग, वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। ऐसा नहीं सोचना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही होता है। आपने ऑर्डर डिग्री में देखा था कि इसका ऑर्डर और डिग्री डिफरेंट हो सकता है, बट जो भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन अभी हम लोग को जो स्टडी करना है वो हम लोग स्टडी किसका कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें मिशन क्या है, x वाले को एक साइड में करना और y वाले को एक साइड में करना, तब हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे दोनों साइड में स्क्वायरिंग बहुत ही फेमस है, जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, उसी तरह फंक्शन में हम चाहें तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और चूंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अटैच करते हैं, इसीलिए देख रहे होंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अटैच हो रहा है। और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट प्रारूप है। वो कभी c रहेगा, कभी log c बन जाएगा, कभी sin c बन जाएगा, कभी sin इनवर्स c बन जाएगा, आप अपनी आवश्यकता अनुसार। और ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है अगर कहीं पर भी, तो आप सिंपली c अटैच कर दीजिए और लिख दीजिए, वही मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, और वैसा करने से भी आपके आंसर में कोई इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखने में डिफरेंट दिखेगा बट एक्चुअली वो डिफरेंट होता नहीं है। ओके।